ढंग से सुनेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको एग्रीकल्चरल इनकम या कृषि आय। क्या है ये? आप ये जमीन है और ये इस पर बना हुआ एक मकान है, जमीन पर ही बना हुआ है। दरवाजे भी होंगे, खिड़कियां भी होंगी। इनकम टैक्स ने साफ साफ बोला कि हम सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्रीकल्चरल इनकम को 100% माफी देते हैं। मीन्स नो इनकम टैक्स वुड बी चार्ज्ड ऑन एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करते हैं तो आपको 1 रुपए भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? नो टैक्स ऑन, यानी इसको हम एग्जेम्प्ट वर्ड बोल सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम। किस इनकम की बात हो रही है? किस इनकम की बात हो रही है? अरे सर, तो ये भी तो बता दीजिए कि एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स व्हाट, कि आखिर हम किस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे और किस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलेंगे। जो हमारे दिमाग में है एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में ख्याल, क्या वही आता है या कुछ और भी चीज़ें शामिल होती हैं या शामिल नहीं होती? आखिर डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी, मैटर तो क्लियर कट करना पड़ेगा। विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, we are not supposed to give the correct answer or the correct conclusion over that. So first of all we have to know about the definition of agricultural income. किसको जानना है? डेफिनीशन जानना है। और डेफिनीशन जानते हैं किस सेक्शन में दी रहती हैं? और ये डेफिनीशन दी हुई है आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में। ये डेफिनीशन दी हुई है आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में। इज इट क्लियर? यानी 2 चीज़ें हम लोगों ने देखी। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट नहीं देखा, हमने केवल अभी तक इतना ही देखा कि सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट करता है। विच वन सेक्शन? नॉट सेक्शन 10 बट सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। इट एग्जेम्प्ट 100% इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इनकम होंगी वो माफ़ होंगी। तो सर अब आप जरा डेफिनेशन बता दो, किस इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे, किस इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे? इन 3 इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। किन 3 इनकम को? 3, 1, 2 और 3। हाँ, किन 3 इनकम को? अरे इन 3, इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ, पहला कॉमन सेंस वाली बात है, सुन लेना। ये कौन सी 3 चीज़ें हैं? ये मेरी ज़मीन है, ये फार्म हाउस है, फार्मिंग हाउस भी बोल सकते हो, फार्म हाउस भी बोल सकते हो, या फार्मर्स हाउस भी बोल सकते हो। बेसिकली हमारा पर्पस ये नहीं है। अब मेरा पर्पस है वो ढंग से सुनना। ये हाउस है, ये ज़मीन है, इससे हमारी जो इनकम अर्न होगी वो एग्रीकल्चरल है, बशर्ते इस ज़मीन और घर का यूज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन या एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस के लिए किया जाता हो। इज इट क्लियर? हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तुमको पढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर पढ़ा रहे हैं तुम बच्चों को, तुम लोग वही ज़मीन पर बैठे हो पलती मार करके और मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, धूल धूल आ रही, तुम लोग गंदे गंदे से लग रहे हो। तो बताओ जो फीस हमारे पास आएगी क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है? वो एग्रीकल्चरल इनकम
एग्रीकल्चरल इनकम वो है जो एग्रीकल्चरल लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके या एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस करके अर्न की जाए, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। खास बात, खांसी वाली बात नहीं, खास बात ये है, खास करने बात नहीं, खास बात ये है कि ये ज़मीन आपकी हिंदुस्तान में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? तो एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। कहाँ होनी चाहिए? इन इंडिया। पक्का? तो कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई। पहला कि एग्रीकल्चरल लैंड हो या हाउस हो, उस पे अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस या ऑपरेशंस करके कुछ अर्न करते हैं तो वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बशर्ते वो ज़मीन इन इंडिया सिचुएटेड हो। दैट्स इट। 3 चीज़ें डिफाइन की गई हैं। कितनी? 3। ये 3 चीज़ें हैं। तो अब जरा पहली चीज़ देखा जाए। आपके पास बुक है, पेज नंबर 211। पहले हम समझ लेते हैं वो 3 चीज़ें क्या है, हल्के और फुल्के में। फुल्का ना बनाना। ये हल्का फुल्का क्या है, ढंग से सुनना। ये ज़मीन है, इस पे मैंने एक्टिविटीज़ की, ये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, बशर्ते वो एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चरल हो। ये मेरा घर है, ये घर हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, जो भी अनाज वगैरह प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर रूम की तरह, यहाँ से मैं निगरानी करता हूँ कोई जानवर तो अंदर नहीं घुस गया, होता है ना, पक्की बात है ना। अगर उस पर्पस के लिए है तो, और हो सकता है मैंने ये ज़मीन या ये घर किसी को किराए पर दे रखा हो, रहने के लिए नहीं, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ऑपरेशन और प्रोसेसेस करने के लिए, और मुझे वहाँ से खेती की इनकम नहीं होती, किराए की इनकम होती है, क्योंकि मैंने ये ज़मीन तुमको दे दी किराए पर खेती करने के लिए, और तुम हल चला रही हो, और तुम मुझे हल चलाने के बाद क्या देती हो? किराया। तो वो किराया मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है। हाँ, वो अब एग्रीकल्चरल इनकम है। भले ही मैं कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑपरेशन या प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़मीन या अपना घर मैंने आपको दिया है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ऑपरेशन और प्रोसेसेस के लिए। तो हमको जो रेंट रिसीव्ड होगी, जो रेवेन्यू रिसीव्ड होगी, वो भी मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। जरा देखो ना, तुम लोग दिहाड़ी पर नहीं चला करके तुम लोग परसेंटेज बेसिस पर करते हो। अब तुम लोग शायद अधिया बोलते हो, क्या बोलते हो, अब पता नहीं कई नाम है उसके। शेयरिंग हो जाती है। किसी को मैंने ये आया, खेतीहर मजदूर है, तो इसने कहा साहब और हम आपकी ज़मीन पर खेती करेंगे, आप शहर में रहते हो, आप शहर में रहो, हम खेती करेंगे, जितना भी होगा उसमें से 1/4 आपका। अब चाहे 1/4 ये कैश हमें दे, चाहे 1/4 हमें अनाज दे दे, मेरी बात समझना। तो कोई भी रेंट और रेवेन्यू जो ड्रॉ की जाएगी, ड्राइव की जाएगी इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और प्रोसेसेस से या एक्टिविटीज से, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो अब देख सकते हैं ये 3 चीज़ें क्या हैं, देख सकते हैं ना। एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स, बुक है नहीं है, पेज 211। पॉइंट नंबर 1, एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू, एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, जमीन से कोई रेंट या रेवेन्यू आ रही है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। सर समझ में आ गया, अब इसको आगे मत बताइए, हाँ या ना। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाई एग्रीकल्चरल, मैं एग्रीकल्चर में खुद मजदूर हूँ या मैं खुद किसान हूँ, ज़मीन मेरी है, इंडिया में है, और मैं इस पर हल चलाकर कोई ऑपरेशन या प्रोसेसेस या एक्टिविटी कर रहा हूँ। एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर जो कटाई का काम करता है, receiver of rent in kind of any process ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to market। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हो।
कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी प्रोसेस हो, या तो मैं खुद करूं या कोई और दूसरा करे, या तो मैं खुद करूं या कोई दूसरा करे, और इससे जो इनकम ड्राइव होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। यानी मैं खुद खेती करूं या मेरी ओर से कोई खुद खेती करे कोई दूसरा, मैं रेंट रिसीवर हूँ, मैं रेंट को रिसीव करता हूँ, मैंने तुम्हें वो ज़मीन देनी है, तो तुमने कहा थोड़ी ज़मीन फिट फाट करके दो, तो मैंने उस ज़मीन को फिट फाट करके तुमको दिया तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो वो भी खर्चा मेरा एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस है, और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। रेंट तो आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर? तीसरा, अच्छा दूसरे में ही है, और द सेल बाई, अच्छा एक चीज़ देखो ना, तंबाकू, टोबैको क्या होता है? एज सच ग्रो नहीं होता, टी एज सच सेल नहीं होती, चाय की पत्तियां आती हैं, जाते हो दुकानदार के पास को तो चाय पत्ती देना, तो हरी हरी चाय पत्तियां देता है, नहीं दानेदार चाय पत्ती देता है। प्रोसेस्ड टी है वो। कॉफी भी आपको प्रोसेस्ड होकर के मिलता है। तंबाकू उत्पाद वो भी पैदा ही किए जाते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके आप तक पहुंचाया जाता है। क्या आप ऐसे ही खरीद लेते हो? नहीं ना। लेकिन चीज़ों को मार्केट तक बेचने के लिए, अब गेहूं, धान की फसल होती है ना, अच्छा हमें मालूम नहीं, धान की फसल होती है ना, तो धान की फसल से ही गेहूं निकलता है कि चावल निकलता है? चावल तो बता नहीं रहे हो तो अभी हम बोल रहे तो करें हाँ, तो धान की फसल है, फसल तो निकली, लेकिन उसमें से अब ऊपर से चीज़ें हटानी पड़ती हैं। खली होती है, क्या होती है ऊपर से? छिलका होता है, जो समझो हटाना पड़ता है, भूसी होती है जो समझ लो, हटाना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। अब मार्केट में जाओगे तो चावल अब वैसे ही उठा करके दे दे तुम्हें, जाकर साफ कर लेना गल पे, ऐसा नहीं है। उसको सेलेबल बनाने के लिए, सेल करने लायक बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी ताकि मार्केट में लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, हाँ ये चावल है, उस लायक बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो भी हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ताकि मार्केट तक जाए। पक्की बात है ना? तो द सेल बाय अ कल्टीवेटर, हिंदी में कल्टी का मतलब दूसरा होता है, कल्टी मारना देखो, लेकिन इंग्लिश में कल्टीवेटर का मतलब दूसरा होता है। द सेल बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन रेज्ड और रिसीव्ड, छोड़ दो इसको 2 मिनट के लिए। एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग, इसकी बात हो रही है। पहला, जमीन को किराए पर दे दिया गया, घर को किराए पर दे दिया गया। दूसरा, जमीन पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की गई और मार्केट में सेल करने लायक बनाने तक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, हाँ या ना। और तीसरा, किसकी बात हो रही है? घर की। एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड by the receiver of rent or revenue of such land provided the following conditions are satisfied। इस घर को भी हम मान लेंगे कि ये घर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और अगर इस घर से भी कोई रेंट और रेवेन्यू रिसीव होता है तो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मान ली जाएगी। पॉइंट नंबर 1, द बिल्डिंग शुड बी और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। बात समझ में आई? ये घर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर। और कहाँ पर मौजूद हो? या तो जमीन पे, जिस जमीन की बात हो रही है होगा तो जमीन पे ही, हवा में नहीं होगा। जिस जमीन की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है, या तो ये एग्रीकल्चरल लैंड पर हो या उससे सटे हुए हो। ये नहीं 2 किलोमीटर दूर है घर, उसकी बात नहीं हो रही। दूसरा, द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड यूजेस द बिल्डिंग एज अ ड्वेलिंग हाउस और अ स्टोर हाउस। या तो उस घर को आप अपने रहने के लिए, देखभाल के लिए यूज करते हैं, या तो फिर स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं ताकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को वहाँ पर स्टोर किया जा सके। तीसरा, द लैंड इज अ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो सर हम लोग तो शुरू से ही उसी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब रूरल लैंड होनी चाहिए, शहर की ज़मीन की बात नहीं हो रही। शहर के ज़मीन की बात, मेरा घर है, घर के पीछे ज़मीन है थोड़ी सी, इतनी सी, पैदल घूमने लायक, मैंने उसमें मिर्चे के पौधे लगा दिए और मैंने कहा खूब देखभाल करते थे, ये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है। और ये घर और घर से जो किराया आता है माफ़ होता है, किराएदार भी सब देखते रहते हैं ऊपर से मेरी बात समझना कि 2 मिर्चे आए, 3 मिर्चे आए, सब माफ़ है, नहीं कुछ नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। हम शहर की ज़मीन की बात नहीं कर रहे। किस ज़मीन की बात कर रहे हैं? मेरा गांव, मेरा। क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? यानी 3 चीज़ों की बात की। किन 3 चीज़ों की बात की? ज़मीन की, ज़मीन पर कोई प्रोसेस किया वो आएगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जनरेट हुआ, उसको मार्केट के तक सेल करने के लिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, बशर्ते ज़मीन इंडिया में होनी चाहिए। दूसरा, ज़मीन को किराए पर दे दिया, रेंट रिसीव हुआ या रेवेन्यू रिसीव हुआ किसी भी तरह से, वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, बशर्ते जो सामने वाला किराएदार है जिसने ले रखा है ज़मीन वो उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ऑपरेशन या प्रोसेसेस करेगा। और तीसरा मैंने बताया ये घर, ये ज़मीन के ऊपर घर हो जो एग्रीकल्चरल लैंड है या उससे सटी हुई घर, और घर का यूज़ हम ड्वेलिंग हाउस यानी रहने के लिए या स्टोर रूम की तरह कर रहे हैं, और ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की ही बात हो रही है, यहाँ पर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की कहीं दूर दूर तक बात नहीं हो रही। शहर के बीच में एक घर है मेरा, शहर के बीच में घर है, खेती करो और कहो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, वो मानने वाले नहीं है। उसके लिए डेफिनेशन आपकी दी हुई है कि एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स व्हाट, वो बात का मैटर है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? 3 चीज़ें आई, ज़मीन से इनकम, किसी को किराए, ज़मीन पर खेती करने से इनकम, ज़मीन को किराए पर देने से इनकम, और घर से इनकम। क्या बोले? फिर से बोल। अब बच्चा कह रहा है अफीम और गांजे की खेती करेंगे तो क्या हमको छूट मिलेगी? चेहरा देखियो अपना, अभी सुन तो लो, मैंने ख़त्म तो किया नहीं, और डरने और घबराने वाली बात है नहीं। पूछे हो तो जवाब भी सुन लो। हाँ, खेती किसी भी तरह की होगी वो आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ खेतियाँ प्रोहिबिटेड हैं जिसको आप नहीं कर सकते विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस। गांजे की खेती आप करिए, मना नहीं है। अफीम की खेती करना हो करिए, मना नहीं है, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप बिना पूछे और बिना परमिशन या बिना लाइसेंस के अफीम और गांजे की खेती करेंगे तो वो इलीगल है। इज इट क्लियर? पक्की बात है, इसमें तो अब दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, तुम दोनों में से कोई भी आगे चल सकते हैं। एसेंशियल कंडीशंस थोड़े आपके भ्रम दूर करेगा। क्या दूर करेगा? भ्रम। जो आपके दिमाग में एक भ्रम चल रहा है एग्रीकल्चरल इनकम, तो वहाँ पर साथ साथ आपको समझ में आ रहा होगा घोड़े भी तो हो सकते हैं हो सकते हैं ना। एग्रीकल्चर नॉट इन्वॉल्विंग एनी बेसिक ऑपरेशन, अगर ये बेसिक ऑपरेशन नहीं होते, लाइक टिलिंग, जमीन को नीचे ऊपर करना, जोतना, सोइंग, बोना, और dissemination of seeds and planting on land would not constitute agricultural merely because they have a relation. अच्छा, merely because they have relation or connection with the land. जरूरी नहीं कि जमीन के साथ इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करो तो एग्रीकल्चरल ही इनकम या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही कहलाएगी। आगे आपका डाउट दूर होगा। टर्म एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जानवरों को पालने पोसने या उनका विकास का काम जो है। डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग, पोल्ट्री एक्सेट्रा, ये आपका एग्रीकल्चर नहीं है। जो आप चू 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 करके आते हैं ना पोल्ट्री फार्म में, वो एग्रीकल्चर नहीं, वो खेती थोड़ी है। हाँ, आते हैं एग्रीकल्चरल इनकम इंस्टेंसेस, कुछ उदाहरण दिए हुए, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जो आपके कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेंगे। पहला, लीज रेंट रिसिव्ड फॉर लीजिंग आउट लैंड फॉर, हमने अपनी एक जमीन किराए पर दे दी, वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, बशर्ते उस जमीन का यूज सामने वाला जो किराएदार है अपने जानवरों के चारा बनाने के लिए काम करता है। होता है ना, चलो तुम अपनी जमीन दे दो, हम अपने जानवरों को इस पर खुला छोड़ देंगे, दिन भर खाना खाएंगे सब। नहीं समझे? चारा खाएंगे मतलब। लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड, ग्रेजिंग मतलब उनके खाने की बात हो रही है। ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर परसूट्स इज एग्रीकल्चरल इनकम। सोचो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है।
हम उनको पालने पोसने और उनके विकास का काम करते हैं, दैट इज नॉट आवर एग्रीकल्चरल इनकम, बिकॉज बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट देयर। बेसिक ऑपरेशन, विच टाइप ऑफ बेसिक ऑपरेशन? टिलिंग का काम नहीं था, सोइंग का काम नहीं था, प्लांटिंग और फार्मिंग का काम नहीं था, नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर बेसिक ऑपरेशंस के साथ ये काम करते हैं चारा देने के लिए, तो वो हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम में। यानी बेसिक ऑपरेशंस होने जरूरी हैं। फिलहाल कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज कॉज टू द ड्रॉप इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। खेती मेरी खत्म हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, सूखा पड़ गया, खेती खत्म, इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिला, वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, वो मेरी। हाँ भाई, बाहर लोगों को नहीं बेच पाए, इंश्योरेंस कंपनी को बेच डाला। सीड्स आर क्लियरली अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो आप बीज बनाने का काम करते हो वो भी एग्रीकल्चर ही का काम है। एंड द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सीड ड्राइव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कल्टीवेशन बाय द एसएससी इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। अगर हम बीज बनाने का काम करते हैं, बीज बोने का काम करते हैं, बीज रोपने का काम करते हैं, बीज बनाकर बेचने का काम करते हैं, तो वो भी मेरी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। वो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इनकम फ्रॉम नर्सरी, ये बहुत बड़ा विवाद था इसमें। इनकम फ्रॉम नर्सरी पूरा एक विवाद है। तुम लोग अगर स्टडी मैट पलटोगे तो शायद उसमें पूरा एक आधे पन्ने का एक केस लॉ दिया हुआ है। हमने तो यहाँ एक लाइन में लिख दिया, बट इन योर स्टडी मटेरियल देयर इज अ हाफ पेज डिटेल्स। क्या था इनकम फ्रॉम नर्सरी? नर्सरी का क्या मतलब होता है? नर्सरी में तुम लोग जाते हो, कहते हो ये गमला कितने का, उसमें पौधा लगा रहता है, ये ले लो। तो पहले कहा जाता था बेसिक ऑपरेशन तो हुए ही नहीं, जमीन को जोतना, हल चलाना। अरे गमले में कौन सा तुम जमीन जोतोगे, हल चलाओगे? पॉसिबल नहीं है। बेसिक ऑपरेशंस तो हुए ही नहीं, बेसिक ऑपरेशंस हुए ही नहीं, तो उसको क्या हम एग्रीकल्चरल इनकम मान लें नर्सरी के पौधों को बेचने पर? जी हाँ, केस लॉ ने ये डिसाइड किया कि अब इनकम फ्रॉम नर्सरी इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर आप नर्सरी से पौधों को बेच करके, भले ही पॉट्स में ही बेचें आप, तो वो भी आपकी कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चरल इनकम है। इज इट क्लियर नाउ? मिसलेनियस इनकम from plantation should also be agriculture income except in respect of sale of trees of spontaneous growth. Spontaneous का मतलब अपने आप। देखते नहीं हो घर की छत पर पीपल का पेड़ आ गया वो स्पॉन्टेनियस है। यहाँ छत की बात नहीं हो रही, खेती की जमीन की बात हो रही है। खेती की जमीन में खेती कर रहे हैं तो अब ये सोच लो घास फूस नहीं उगेगी, झाड़ी नहीं आएगी, तो तुम्हारी सोच गलत है। क्या है? घटिया है। आएगी क्या? क्या? स्पॉन्टेनियस ट्रीज एंड प्लांट अपने आप निकल आएंगे, अपने आप आएंगे। उनको भी हटाने का आप काम करते हो तो भाई वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही आएगी। नहीं हटाओगे तो मेरा जो एग्रीकल्चर का मेन पर्पस है वो तो बर्बाद हो जाएगा। बढ़ने दे झाड़ फूक को, भूस को बढ़ने दे। देखो 10 where a state had received income by sale of firewood, grazing permits and compounding fee for trespasses into the plantation, the same should be treated as agriculture income. Tree replanted in denuded part of forest is an agriculture income. Means आप कोई भी बेसिक एक्टिविटी कर लो, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे फिर अब? और उनसे रिलेटेड चीजों को। इनकम ड्राइव्ड बाय ग्रोइंग स्पेशली क्वालिटी ऑफ ग्रास रिक्वायर्ड छोड़ दो। कहने का मतलब ये आपके सामने मैंने कुछ उदाहरण दिए जो आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट थे कि विच टाइप ऑफ इनकम इज टू बी नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, सर तो कुछ और भी बता दीजिए। नॉन एग्री, एक तो बता ही दिया पोल्ट्री फार्म वगैरह, वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। जरा इसको देख लें। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका काम ही है कि पौधों को लगाना, बड़ा करना और बेच करके कमाना। हम उस कंपनी में शेयर होल्डर है, हम उस कंपनी में क्या है? देन आई विल गेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम दैट कंपनी ऑल्सो, एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ अर्निंग विच हैज बीन अर्नड आउट फ्रॉम द सेल ऑफ दोज प्लांट और ट्रीज। तो क्या वो इनकम कंपनी के लिए एग्रीकल्चरल इनकम है विच इज एग्जेम्प्ट? नहीं बाबा नहीं, कंपनी के लिए ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, कंपनी के लिए ये एग्जेम्प्टेड नहीं है।
ठीक है, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में खेती कर रहे हो, माफ नहीं। दिस इज योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, अगर मैं डिविडेंड रिसीव्ड कर रहा हूं तो ये मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। जो हम डिविडेंड कमा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। हम ये बोलें कि कंपनी ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की और हमको डिविडेंड बांटा उस एग्रीकल्चरल इनकम से, तो कंपनी अगर कोई डिविडेंड बांटती है, भले ही एग्रीकल्चरल इनकम इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट कंपनी, एवन दो इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम इन माई हैंड, आई एम द डिविडेंड रिसीवर, मैं डिविडेंड को ले रहा हूँ, दिस इज नॉट अ एग्रीकल्चरल इनकम। बट यस, तुम लोग को मालूम होगा सारे तरह के डिविडेंड, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड बांटेगी, कोई भी कंपनी, तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है, कोई भी कंपनी डिविडेंड बांटे, इंडियन कंपनी, तो डिविडेंड के हाथ, जिसके हाथ आता है डिविडेंड, वो माफ होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो ये डिविडेंड भी मेरे हाथ में आएगा तो माफ होगा, क्योंकि कंपनी ने इस पर पे कर दिया है टैक्स। कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते हैं। नहीं याद आ रहा तो इधर देखो, कोई भी कंपनी, हम केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, एनी कंपनी जो डिविडेंड देती है, क्या देती है, और मैं डिविडेंड रिसीवर हूं, मुझे डिविडेंड मिलता है, तो ये मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, 100% एग्जेम्प्ट होता है। मैं एग्रीकल्चरल की नहीं, मैं सारी बात कर रहा हूं, किसी भी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो एग्रीकल्चरल करे या ना करे। अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है एज अ डिविडेंड रिसीवर, इट विल बी एग्जेम्प्ट इन माय हैंड, ये एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा मेरे हाथ में। क्यों एग्जेम्प्ट होगा? क्योंकि इस पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करते समय, डिविडेंड पे करते समय या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय डिविडेंड पर टैक्स, जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं, उस पर पे कर चुकी है कंपनी। ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय डिविडेंड पे कर चुकी है, तो मेरे हाथ में वो माफ है, मेरे हाथ में वो। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चरल इनकम है, कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया, कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया, वो मेरे लिए माफ है। इसलिए नहीं माफ है कि वो कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही थी, बल्कि इसलिए माफ है क्योंकि वो सबके लिए माफ है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करते समय, पे करते समय उस पर टैक्स दे दिया है। इज इट क्लियर? आगे देखें, कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू गुड़। नो एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आप शुगर केन को गुड़ में कन्वर्ट करते हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, वो बिजनेस की एक्टिविटीज हो गई। कौन सी एक्टिविटीज हैं? देखा जाएगा, भी आएगा इसके मामले में, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अरे आते आते मैंने बोला कोई भी ऐसी जमीन जो इंडिया में होगी ना, उस पर अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एक्टिविटी और प्रोसेसेस करेंगे वो माफ होगी। ये तो आउटसाइड इंडिया है, भूटान में मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, भूटान में, अब वहाँ से मुझे कोई एग्रीकल्चरल इनकम मिल रही है, यहाँ टैक्स लगेगा उस पर, दिमाग से निकाल देना, वो एग्जेम्प्ट होता है। इज इट क्लियर? पक्का ना? चले, बोलोगे तो सुनेंगे। कंपनी अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करेगी तो कंपनी एग्रीकल्चरल इनकम कमा रही है, उसके लिए सिस्टम है। अभी आएंगे रूल 7, रूल 7A, रूल 8 अभी देखने जा रहे हैं 5 मिनट बाद, उसकी चिंता न को। चिंता किसकी? अगर आप किसान हैं, हम किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, उससे कोई भी इनकम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने से आएगी तो वो माफ। क्लियर हुआ? पक्की बात है? हाँ बोलो। इनकम टैक्सेबल होगा नॉर्मल सेक्शन में। आप बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल बिजनेस में आप जाओगे, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ वैसे आप भी बिजनेस कर रहे हो। अब गांव में बिजनेस करोगे तो आपके लिए कोई अलग एक्ट नहीं बनने जा रहा,
मैं गांव में खेती करूंगा तो मेरे लिए कोई अलग एक्ट नहीं बनने जा रहा, मैं शहर में खेती करूंगा तो मेरे लिए कोई अलग एक्ट नहीं बनने जा रहा, सबके लिए कानून समान है। कोई मायने नहीं रखता। मैं यहाँ तुम लोग को पढ़ाता हूँ, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए रोड अच्छी बनी है, सड़क नहीं बनी है, बिजली आती है नहीं आती है, लाइट दिन भर गायब रहती है, गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं। हम भी उतना ही टैक्स पे करेंगे जितना दिल्ली और मुंबई में रहने वाला एक बंदा पे करता है। उसको सारी फैसिलिटी मिल रही है, 24 घंटे बिजली पानी मिल रही है, उसको सारी फैसिलिटी है, उसका भी टैक्स रेट उतना ही है जितना मेरा टैक्स रेट है। तो यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया, जो कि गलत है। होना तो नहीं चाहिए, अब क्या बोला जाए। चलिए आगे चलो। हम आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आप आ जाएं पेज नंबर 69 पे। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी। पीजीबीपी का ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। कौन कौन से सेक्शंस हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद बोला भी था। रूल 7, रूल 7A, रूल 7B एंड रूल 8। ये 4 सेक्शंस देखने हैं। कितने सेक्शंस हैं और चारों क्या बोलते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूल 7, 7A, 7B एंड रूल 8। सुन लो, ये 3 जो हैं, पहले ये नहीं थे, पहले क्यों लिखा था। ये 3 जो हैं ये स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं, यानी ये होगा तो ये होगा, चाय होगी तो ये होगा, कॉफ़ी होगा तो ये होगा, रबड़ होगा तो ये होगा। चाय कॉफ़ी रबड़ के अलावा अगर कुछ होगा तो वो इसमें आएगा। इज इट क्लियर? यानी हम एक नॉर्मल प्रोविज़न को बताने की बात कर रहे हैं। अभी जो मैं बात बोलूँगा वो चाय, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी एंड रबड़ को छोड़ करके बात करूँगा। क्लियर है? जब हम इस सेक्शन की बात करेंगे तो जरा देखेंगे ये टी से रिलेटेड है। 7A आपका रबड़, 7B आपका कॉफ़ी और रूल 8 जो है वो आपका टी। हाँ या ना? तो 7A आपका है रबड़, कॉफ़ी एंड टी। देखा जाएगा क्या है। सबसे पहले हम रूल 7 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले शुगर केन आया था ना, क्या वो रबड़ है, क्या वो कॉफ़ी है, क्या वो टी है? इन तीनों के अलावा है ना, वो किस सेक्शन में फॉलो करेगा? क्या है वो, जरा ढंग से देखो। मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक फर्म हूँ, ये मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, मैंने इसमें शुगर केन प्रोड्यूस किया, यानी गन्ना। ये हाथ में आया। देखते होगे तुम लोग जब गांव में जाते होगे, अगर गांव के हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो देखते होगे शुगर मिल में ले जाते हैं लोग ट्रैक्टर पे लाद करके गन्नों को। हाँ या ना? उस मिल में खरीदा जाता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। ये तो मालूम है? और वहाँ से बगल से गुजर जाओ तो नाक बंद करनी पड़ती है, ये भी मालूम होगा। देखो इधर। लेकिन कई कंपनियां ऐसी, कई फर्म और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे खुद ही शुगर केन बनाते हैं और खुद ही उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, यानी उनको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं। फिर बात ढंग से सुनना। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो हमें रूल 7 पढ़ाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 1 मिनट के अंदर खत्म। हमने इस शुगर केन के प्रोडक्शन पर जो था 20 लाख रुपए खर्च किए और शुगर केन को शुगर बनाने में जो खर्चा किया वो 10 लाख का खर्चा किया। हो सकता है यहां से जो शुगर केन निकला वो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं,
लेकिन अगर मैंने इसको मार्केट में बेचा होता तो शायद ये 35 लाख में बिक गया होता, शायद बिका होता, बट वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग इट इन अ बिजनेस। हम इसको अपने ही बिजनेस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। अब शुगर केन से शुगर निकली और उसको मैंने सेल कर दिया 80 लाख में, पक्की बात है। अब एक बात बताओ, करें तो करें क्या? करें तो ये कंपनी की इनकम आई, कंपनी ने क्या दिखाया? कंपनी ने दिखाया कि मैंने सेल किया है शुगर, बोल। ये कंपनी दिखाएगी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं ये 10 और ये 20, तो मेरा इनकम हो गया 50। ये कौन सी इनकम हुई कंपनी की? एग्रीकल्चरल बेटा नहीं बोल सकते, दैट इज द मिक्सचर ऑफ इनकम, एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल। यानी इस 50 लाख में एग्रीकल्चरल इनकम भी शामिल है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी शामिल है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, दैट इज टू हाउ टू बाइफर्केट द एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सीधा सा जवाब दिया गया, कहा गया अगर हम इसको मार्केट में बेचते कितने में बिकता? मान लो ना तुमने खुद खरीदा, मान लो कि खरीद लिया, अगर खरीदा होता तो ये 10 लाख नहीं खर्च करना पड़ता, केवल और केवल 35 लाख खर्च करने पड़ते। केवल कितने खर्च करने पड़ते? 35 लाख मुझे खर्च करने पड़ते और 20 लाख ये एक्सपेंसेस तो आया ही आया, सॉरी ये 10 रहेगा 20 कटेगा, हाँ या ना, इसका वाला ये 20 नहीं खर्च करने पड़ते, तब केवल 35 खर्च करना पड़ता गन्ने को खरीदने का और 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ता प्रोसेस करने का। तो कुल मिलाकर कितना खर्च होता? 45, और बचता कितना? 35। ये है आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। खत्म हो गया बात, कितना सिंपल था। यानी 50 लाख में 15 लाख क्या शामिल था? एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये 15 लाख देखो यहां आ गया कि इसने अपने आप को ही सामान बेचा और 15 लाख कमाया, सोचना ही नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो 100% क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, सोचना ही नहीं, बात खत्म हो गई यहाँ पे। यानी वॉट एवर द फेयर मार्केट वैल्यू विल बी देयर ऑफ द प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल बी टेकन एज अ कॉस्ट, विल बी टेकन एज अ कॉस्ट, दैट्स इट। मैं पढ़ूं रूल 7? पढ़ूं? Where the agricultural produce is used as a raw material in manufacturing operations, the average market price of the agricultural produce consumed during the previous year shall be debited to the manufacturing account of the business. No other deduction towards agricultural operation shall be allowed. यानी अब आपको कोई दूसरा डिडक्शन नहीं मिलने वाला, आप सीधे सीधे फेयर मार्केट वैल्यू को आप अपनी कॉस्ट मान लीजिए, आपकी जो इनकम आएगी अब वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बात खत्म हो गई। उधर का क्या है, उधर का वहीं सफाया हो गया, उसकी इनकम को हम लोगों ने वैसे ही माफ कर दिया। द एवरेज मार्केट प्राइस इज इक्विवेलेंट टू, अब एवरेज मार्केट प्राइस कौन सी लेंगे? ये मार्केट प्राइस जो लिए कौन सी है मार्केट प्राइस? वेयर इट इज डिटर्मिनेबल, अगर आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं तो, और दूसरा वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, यहाँ डिटर्मिनेबल। एवरेज प्राइस एट विच रॉ मटेरियल हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा सामान इतने में बेचा जा सकता है, दिस इज योर एवरेज मार्केट प्राइस। लेकिन अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, ये है एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन 20 प्लस लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड, जितना मैंने और खर्चा किया है लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड पर, प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, जितना कि असेसिंग ऑफिसर को उचित लगेगा वो जोड़ दो, वो आ जाएगा आपका प्राइस। अगर ये पॉसिबल ना हो कैलकुलेट करना फेयर मार्केट वैल्यू, तो आप ये खर्चा ले लोगे, कोई रेंट आपने दिया हो वो जोड़ लोगे, या कोई प्रॉफिट 10 लाख का वो जोड़ लोगे, आ गया 35 लाख। ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना, जितना असेसिंग ऑफिसर उचित समझेगा, दैट्स इट। कुल मिलाकर अब तक मैंने यही बताया कि एग्रीकल्चरल इनकम 100% एग्जेम्प्ट होती है, बशर्ते वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया सिचुएटेड हो। 3 तरह की इनकम मैंने बताई, या तो ज़मीन को आप किराए पर दे दो या उससे कोई रेवेन्यू अर्न करो, दूसरा मैंने बताया खुद खेती करो,
ऑपरेशन करो, प्रोसेस करो, एक्टिविटीज़ करो। और तीसरा मैंने बताया कि आपका घर जो उस ज़मीन पर है या ज़मीन से सटा हुआ है, जिस पर ड्वेलिंग या स्टोर रूम की तरह काम किया जाता है, वो आ जाए, बशर्ते वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पर हो। इज इट क्लियर? पक्का? उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स पेश किए थे कि ये एग्रीकल्चरल इनकम होती है और ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, वो देख लिया था। कहने का मतलब ये था कि बेसिक ऑपरेशंस किए जाने जरूरी नॉर्मली, लेकिन नर्सरी के केस में ऐसा नहीं था। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद हम लोगों ने अब जाकर के देखा कि कुछ स्पेसिफिक इनकम्स होती हैं जो एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ब्लेंडिंग होता है, मिक्सचर होता है। हाँ या ना, दोनों इनकम मिक्स होती हैं, उनको अलग अलग करना है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपका प्ले करेगा रूल 7। रूल 7 ने कहा टी, कॉफ़ी और रबड़ को छोड़ दो, तो हम लगते हैं। टी, कॉफ़ी और रबड़ को छोड़ दो तो हम नींद लगते हैं। नींद आ रही है? हाँ या ना? बोर लग रहा है? खेती करना बोर है? मज़ा आता है ना? कभी की हो खेती? कौन कौन किया वैसे खेती? कौन कौन किया है? किए हो? देखो इधर तो यहां पर आपको मिक्सचर है, दोनों चीजों का मिक्सचर है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्लस नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो जो आपकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल होगी, क्योंकि शुगर को केन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे चीनी बना रहे हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो गई। आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो। तो अलग करने के लिए सीधा सीधा सिस्टम बनाया कि जो भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको आप सीधे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट कर लो, और फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का कोई भी खर्चा एज अ डिडक्शन मत मांगना, कोई भी खर्चा फिर इधर मत लिखना एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड। आप सीधे सीधे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को डेबिट कर दो, आपकी जो इनकम आएगी वो अब आपके बिजनेस की प्योर इनकम है, बात खत्म। इज इट क्लियर? पक्की बात है। लेकिन रूल 7A, रूल 7B और रूल 8 कुछ अलग बात बोलता है। रूल 7A रबड़ पर है, रूल 7A किस पर है? ए मतलब आर, AR रहमान। क्यों बोलो ना? रूल 7B कॉफी पर है, बदलानी क्लासेस। हाँ, बदलानी क्लासेस। रूल 8 इसके बारे में अभी बात करनी। इज इट क्लियर? रूल 7A किस पर है? AR रहमान यानी AR यानी रबड़ पर। रूल 7 की अगर बात करें फिर से एक बार, तो ये टी, कॉफ़ी और रबड़ को छोड़ करके, टी, कॉफ़ी और रबड़ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है। क्या कहता है ये सेक्शन कि अगर आप कोई एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ दोनों कर रहे हैं तो उसमें से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की इनकम को कैसे अलग किया जाए। एग्जाम्पल लिया गया कि अगर हम शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो शुगर केन बनाने तक की इनकम मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन शुगर केन को शुगर में प्रोसेस करने की इनकम मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो कहा गया अगर इस पे मैंने खर्च किया 20 लाख और इस पे मैंने खर्च किया 10 लाख, अगर मैं बेच सकता इसको तो मार्केट में मैं इसको 35 लाख में सेल आउट कर सकता था। कितने में सेल आउट कर सकता था? लेकिन मैंने बेचा नहीं, बल्कि इसको मैंने अपने बिजनेस में ही यूज किया और शुगर बना करके मैंने 80 लाख में बेच दिया। कितने का? तो जो शुगर बनाने वाली कंपनी है वो अपने यहाँ सेल दिखाएगी कितनी? 80 लाख, और एक्सपेंसेस दिखाएगी पहला 10 लाख और दूसरा 20 लाख और इनकम दिखाएगी 50 लाख। तो अगर वो ये क्लेम करे कि दिस 150 lakhs इज 100% एग्रीकल्चरल इनकम, इट इज नॉट राइट। ये सही नहीं है। दिस इनकम कवर्स, दिस इनकम इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ या ना? हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। अलग करने का एक सिस्टम और सिंपल सा तरीका बताया गया कि इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू, मान लो इस कंपनी ने अपना ही सामान खरीदा कितने में?
और उसको कोई भी खर्चा मत दो। अगर इसने अब सामान खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता? 35 लाख में, और तब क्या ये 20 लाख खर्च होता? नहीं होता, तब केवल 35 लाख खर्च होता। बस हो गई बात। अब इसकी जो इनकम आएगी यहाँ पर 35 लाख, वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। दिस इज योर प्योर कॉमर्शियल इनकम। इज इट क्लियर? इसको 35 में से 20 हटाओ तो 15 लाख की इनकम आपकी कौन सी इनकम हो गई? एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, जो कि प्योर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, जो कि 100% एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? रूल 7A क्या बताता है? रबड़ के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? रबड़ के बारे में बताएगा। रूल 7B किसके बारे में बताता है? कॉफी के बारे में बताता है। और रूल 7C किसके बारे में बताता है? चाय के बारे में बताता है। रूल 7A, रूल 8 सॉरी, रूल 7A किसके बारे में बताएगा? रबड़। ए के साथ हमेशा AR रहमान याद रखना, ठीक है? चले आगे। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम। अब देखो ना, गवर्नमेंट ने कहा देखो इतना लोचा हमें पसंद नहीं है। आप रबड़ के पौधे लगाते हो, पेड़ लगाते हो, रबड़ के पेड़ होते हैं, मालूम है ना? रबड़ प्लांट होते हैं। उन रबड़ प्लांट को आप लगाते हैं, कई साल उसकी लाइफ होती है, मेहनत पूरी लगती है, आप उसमें से रबड़ निकालते हो और मार्केट में बेचते हो। इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम आपको परसेंटेज ही आज डिफाइन कर देते हैं ताकि कोई लोचा ना रहे। जितना भी आप कमाओगे उसका 35% बिजनेस इनकम होगा और 65% एग्रीकल्चरल इनकम होगा। यानी अगर हम बात करें रबर की, रूल है बेटा, सेक्शन नहीं है, तो इस केस में एग्रीकल्चरल कितना हुआ और नॉन एग्रीकल्चरल कितना हुआ? जितनी इनकम आएगी, यानी आप एक काम करना ना, सुनो ना कैसा काम करोगे। ये आप सेल दिखा देना रबड़ का, सारे के सारे खर्चे दिखा देना, चाहे बिजनेस के हो ना हो, कोई भी खर्चा हो, दोनों का जो नॉर्मल होते हैं खर्चे, इसके सब मिलाकर यहाँ डेबिट करते जाओ। जो इनकम आएगी, जो नेट प्रॉफिट आएगा, वो दोनों चीजों को मिला करके इसको सीधे सीधे तोड़ डालो। 65% नॉन टैक्सेबल एंड 35% टैक्सेबल। दैट्स इट, सिंपल सा हिसाब है, हो गया, खत्म। लेकिन अगर हम कॉफी की बात करें, किसकी बात करें? रूल 7B जो कॉफी की बात करता है, इसमें दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक तो नॉर्मल कॉफी की बात होगी, एक नॉर्मल कॉफी की बात होगी। मार्केट में जाते हो, कॉफी चाहिए, कौन से फ्लेवर में चाहिए, बताते हो अपना फ्लेवर, अलग अलग चीजें आती हैं। हाँ, फ्लेवर्ड आती है, नॉन फ्लेवर्ड आती है, मिक्स्ड आता है, चिकोरी के साथ आता है, नॉन चिकोरी वाला, चकोरी नहीं चिकोरी आएगा। ढंग से सुनना, देखो इधर सुन लो। तो 25% आपका नॉर्मल के केस में और 75% एग्रीकल्चरल हो गया। लेकिन अगर बात की जाए सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया with or without mixing chicory or other flavoring ingredients shall be computed as the business income 40% and 60%। अब बताओ ना, आपने मिक्स कर दिया, फ्लेवर्ड कर दिया, रोस्टेड कर दिया, चिकोरी का आइटम है, तो एक बात बताओ कि आपने उसमें बिजनेस ज्यादा कर लिया, बिजनेस ज्यादा कर दिया तो नॉर्मल से बिजनेस इनकम ज्यादा हो गई। वैसे 25 था, लेकिन अब आप उसमें ज्यादा प्रोसेस कर रहे हो, यानी उसमें बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा हो गई, तो बिजनेस इनकम बढ़ा दो। इज इट क्लियर? ये केवल कॉफी के केस में है। नॉर्मल कॉफी
75 and 25, mixed, flavored, grounded, grown, 60 and 40. रूल 8 टी की बात करता है, सिंपल है, हाँ 40 नॉर्मल है. Income derived from the sale of tea grown and manufactured by the seller in India shall be computed as if it were income derived from business and 40% shall be liable to tax. हाँ या ना, बोलो. 60 and 40, ये आपका चार्ट है. देखो ना, ये स्पेसिफिक आइटम्स थे. 7A रबड़ पर, 7B कॉफी पर, 8 चाय पर, और इन तीनों को छोड़ दो तो बाकी जो कुछ भी आएंगे वो 7 में आएंगे और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम मान लेते हैं एक्सपेंसेस. इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं रहेगा. अब हम लोग इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. 5 मिनट 10 मिनट आप लोग इस चैप्टर को एक बार देख लें, अच्छी तरह से देख लें. उसके बाद हम बताएंगे, वापस आएंगे आप पेज नंबर 214 और जरा ढंग से देखें तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन पेज नंबर 214 में. पार्लियामेंट हैज नो पावर. ओ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं. मैंने क्या बोला? पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है. किस चीज का पावर नहीं है? किस चीज का पावर नहीं है? पार्लियामेंट हैज नो पावर टू लेवी अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. तो आखिर टैक्स लगा? टैक्स लगेगा क्या एग्रीकल्चरल इनकम पे? लगा दिया गया, लगा दिया गया. सुनो, ये जो माफ कर रहे हो ना, दिमाग से निकाल दो कि आपने पूरी तरह माफ कर रखा है. अब तक तो हम लोग यही पढ़ रहे थे. सेक्शन 10(1) कहता है 100% इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 100% एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एक तरफ आप लिख रहे हो माफ और दूसरी तरफ अब आप लिखने जा रहे हो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस. मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स कंसेप्ट. क्या है ये कंसेप्ट? हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद. तब तक आप एक बार और देख लें चैप्टर को, कहीं डाउट हो तो पूछ लें. देखें इधर, हमें अब करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व. कैसे होगा? पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, या अगर नहीं किया है तो टैक्स रेट्स देख लेते हैं एक बार कि टैक्स रेट्स हैं क्या, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पर चलेंगे. अगर टैक्स रेट्स की बात की जाए तो नॉर्मली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है कितनी? और अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 ईयर्स प्लस हो तो 3 लाख तक उसकी इनकम माफ है. ये नॉर्मल बता रहे हैं, इसका एग्रीकल्चर इनकम से कोई लेना देना अभी नहीं है. और अगर किसी एसएससी की एज, इसको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, इसको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, सुपरमैन. कहां तक? हाँ या ना. और अगर इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो और 5 लाख तक हो, नील. 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक हो तो नील, और 5 लाख तक है तो ऐसे भी नील.
लेकिन अगर हमारी इनकम 5,01,000 से, सॉरी 10%, सॉरी 10%, सॉरी, हाँ 5 लाख तक माफ, ठीक है ना। लेकिन अगर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है, कहां तक, तो आपकी टैक्स रेट है 20%। और अगर इनकम 10 लाख एक और उससे अधिक है, यहां तक ठीक है, ढंग से सुनना। जितना टैक्स बनेगा उसमें एजुकेशन सेस प्लस एसएचई सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% ऐड हो जाता है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। इज इट क्लियर? लेकिन अगर किसी एसएससी की इनकम 1 करोड़ से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से अधिक है, तो जितना टैक्स बनेगा उसमें सरचार्ज लग जाएगा 12% के रेट से, प्लस एजुकेशन सेस प्लस एसएचई। ठीक है ना, समझ में आई बात? 2.5 लाख तक माफ है नॉर्मल केस में, 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक 10%, 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। जितना भी टैक्स बनेगा उसमें एजुकेशन सेस प्लस एसएचई जोड़ देते हैं, ये मालूम है। लेकिन अगर केस हमारा 60 इयर्स प्लस वाला है, एचयूएफ को 2 मिनट के लिए गोली मारो, किसको गोली मारो? एचयूएफ को। तो 60 साल प्लस इंडिविजुअल की बात अगर कर रहे हैं तो 60 इयर्स प्लस में 3 लाख तक माफ है, 3 लाख के ऊपर 5 लाख तक 10% है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। 80 साल से ऊपर वालों का 5 लाख तक पहले ही माफ कर दिया गया, तो 10% वाली कैटेगरी तो वैसे ही जीरो। अब आते हैं 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक और 10 लाख के ऊपर। इज इट क्लियर? ये बेनिफिट दिया गया है। और एचयूएफ के केस में एचयूएफ के केस में नॉर्मल स्लैब रेट रहता है, उसकी कोई एज नहीं होती, पूरा परिवार होता है ना, वो 250-300 साल का होता है, तो ये है उसकी कोई एज नहीं होती, वो इसी नॉर्मल कैटेगरी में आता है, नॉर्मल स्लैब रेट रहते हैं। एक वर्ड आएगा बार बार, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। दिस इज योर मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। दिस इज योर मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। दूसरी लैंग्वेज में इसको हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बोलते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बोलते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वर्ड भी यूज करते हैं इक्वली। इज इट क्लियर? अगर हम फर्म की बात करें, किसकी बात करें, नहीं लिखना मना है क्योंकि आपको जो बुक दी गई है उसका पहला पेज ही वही है, दिया हुआ है, शुरू के ही पेजेस में दिया है, फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, फर्स्ट पेज देख लो तो उसमें दिया हुआ है सब, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें फर्म की, कंपनी की, तो फर्म में सीधे सीधे 30% का टैक्स रेट लगता है। फर्म में सीधे सीधे 30% का टैक्स रेट है, कंपनी में सीधे सीधे 30% का टैक्स रेट है। हम नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ यूज होंगे ये सब। फर्म में 30% का टैक्स रेट है, कंपनी में 30% का टैक्स रेट है, फॉरेन कंपनी है तो 40% का टैक्स रेट होता है। लेकिन अगर फर्म और ये कंपनियां अगर 1 करोड़ से ऊपर की अर्न करती हैं तो सरचार्ज लग जाता है 12% का। अगर 1 करोड़ से अधिक की टैक्सेबल इनकम है तो सरचार्ज लग जाएगा 12%, और उसमें तुम लोग को मालूम है एजुकेशन से और एसएचई तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। इज इट क्लियर? अगर हमसे कोई पूछ ले कि फर्म और कंपनी के केस में ये बताओ मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स कितना है, तो ठेंगा 0, 1 रुपए पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने फर्म और कंपनी में 1 रुपए भी कमा लिया, देन यू आर नीडेड टू पे एज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ दैट 1 रुपी। 30 पैसा तो आपको ज्यादा देना ही देना है। इज इट क्लियर?
पक्की बात है, पक्की बात है। अब आते हैं टैक्स रेट्स, देख लिए नॉर्मल जो हमको यूज होने हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग अब इंटीग्रेशन का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं और वहां पर जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझेंगे, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो शायद उनका हर जगह यूज आएगा और गलतियां होनी स्वाभाविक हैं। जरा देखा जाए क्या है, पेज नंबर 214, पेज नंबर 214, 213 का लास्ट है। प्रोवाइड्स दैट एग्रीकल्चर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। ओ यानी जब हम किसी एसएससी की टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, सुन इधर, when we are just going to calculate the total income of an SSC, salary, house property, PGBP, capital gain, other sources, clubbing, minus deduction देते हैं, यहाँ जो इनकम आती है उसको हम कहते हैं टोटल इनकम। और ये साफ साफ बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट द पार्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। यानी यहाँ पर कहीं भी तुम लोग ऐसा कभी मत लिख देना एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ अमाउंट आ जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिस इज योर 100% एग्जेम्प्टेड इनकम, दिस इज योर 100% एग्जेम्प्टेड इनकम। उसको तो टोटल इनकम में शामिल कर ही नहीं सकते आप, उसको तो टोटल इनकम में शामिल कर ही नहीं सकते। हाँ, जब हम टैक्स देने की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया टैक्स, यहां पर भले शामिल ना करो क्योंकि गवर्नमेंट मजबूर है। क्यों मजबूर है? लिखा है द रीजन फॉर टोटली एग्जेम्प्टिंग एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम द स्कोप ऑफ सेंट्रल इनकम टैक्स इज दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू लेवी अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ या ना, पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उसको यहाँ पर शामिल करके दिखा दे भैया, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट। भले भी आपकी 1 करोड़ की इनकम है, कितनी इनकम है? एग्रीकल्चरल इनकम 1 करोड़ है, नील एग्रीकल्चरल इनकम 1 करोड़ है तो वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। 10 करोड़ है पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? So, a method has been found out to levy tax on agricultural income in an indirect way. तो सीधे तरीके से नहीं तो उल्टे ही तरीके से सही। कैसे? This concept is known as partial integration of taxes. It is applicable to ढंग से सुनना, this is applicable to individual HUF, unregistered firm, फर्म नहीं लिखा, यानी ये इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा, एचयूएफ के ऊपर लगेगा, एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर लगेगा। आगे ब्रैकेट में लिख दो नॉट टू अप्लाइज ऑन फर्म एंड कंपनीज, नॉट टू अप्लाइज ऑन फर्म एंड कंपनीज, नॉट टू अप्लाइज ऑन फर्म एंड कंपनीज। कौन सी फर्म? जो रजिस्टर्ड हैं, जो एसेस्ड एज सच होती है, जिनकी अपनी पार्टनरशिप डीड है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो फर्म और कंपनियों के ऊपर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो उनके बारे में क्या होगा? पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। वहां एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का कोई कंसेप्ट न को, सीधा 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। क्या बोला मैंने? सीधा 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। लिखना हो तो लिख डालो, लिखना हो तो लिख डालो कि फ्लैट रेट 30% टैक्स वुड बी चार्ज ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इन द केस ऑफ फर्म एंड कंपनी। ठीक है ना? लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये बीमारी आगे ना चले। आगे चल सकते हैं। कुल मिलाकर अब तक यही समझ में आया, ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा वो इंडिविजुअल के ऊपर, एचयूएफ के ऊपर, अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर, एओपी के ऊपर, बीओआई के ऊपर और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना? किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये इंटीग्रेशन वाला सिस्टम? कंपनी और फर्म जो रजिस्टर्ड होती हैं उनके ऊपर क्या है? कोई सिस्टम नहीं है, सीधे सीधे फ्लैट रेट 30%, चाहे वो एग्रीकल्चरल इनकम हो या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो, झंझट खत्म। आगे बात करते हैं 2 कंडीशन विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन। जो सिस्टम अब हम लोग देखने जा रहे हैं टैक्स लगाने का, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का डायरेक्ट तरीका नहीं है,
दिस इज एन इनडायरेक्ट वे टू इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, और इसको हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस। हाँ या ना, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस। तो इस दो कंडीशन अगर पूरी होंगी तो ही ये कंसेप्ट लगेगा। नींद नहीं ना आ रही, नींद नहीं ना आ रही, आनी भी नहीं चाहिए। दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पायो, दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? दो। पहली कंडीशन बताया, पहली कंडीशन बताया, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। पहली कंडीशन बताया, कम से कम 5,000 रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम तो होनी चाहिए। 1 करोड़ माफ है, अभी आपने बोला। 10 करोड़ माफ है, अभी आपने बोला। ऐसा फेस न बनाएं, सीरियस होकर पढ़ाएं। अच्छा तब ठीक है। अभी मैंने बोला 10 करोड़ पर माफ है, 1 करोड़ पर माफ है। अभी आप बोल रहे हैं 5,000 से ऊपर कमाएंगे तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स का सिस्टम लग जाएगा। वो तब अगर किसी एसएससी की इनकम एग्रीकल्चरल 5,000 प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर की इनकम है। तो दो इनकम है, अदर इनकम्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, जो अभी 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख बताया, उसके ऊपर है। मेरी बात ढंग से सुनना, अभी मैंने 2.5, 3 और 5 को खत्म नहीं किया। मैंने कहा 2.5, 3 और 5 के ऊपर इनकम है नॉर्मल, प्लस एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के ऊपर है, तब वहां पर जोड़ने की बात आएगी। अब थोड़ा इसको थोड़ा तोड़ मोड़ करके बात करते हैं, सीधे सीधे बात समझ में नहीं आई। 2.5 लाख कौन सी इनकम सर जी? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो बट ऑब्वियस है टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है बट ऑब्वियस है हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। 5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट है बट ऑब्वियस है कि हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। लेकिन कौन वाली टैक्सेबल इनकम? टोटल वाली, जिसमें कैपिटल गेन भी शामिल हो, लॉटरी भी शामिल हो ना। हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में यहां पर केवल उन इनकम्स की बात कर रहे हैं जिन पर नॉर्मल फ्लैट रेट लगता है। जरा ढंग से सोचो, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख का केस उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनके ऊपर वो सिस्टम एप्लीकेबल हो। अगर इसमें LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर फ्लैट रेट 20% लगता है। लॉटरी की इनकम है तो फ्लैट रेट 30% लगता है। आपकी इनकम कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपने 10,000 रुपए लॉटरी से कमाए हैं तो 30% टैक्स दे दो। आपको 2.5 लाख वाली छूट नहीं मिलने वाली, आपको 3 लाख वाली छूट नहीं मिलेगी, आपको 5 लाख वाली भी छूट नहीं मिलेगी। 10,000 रुपए आपकी इनकम होगी तो भी उस पर टैक्स लग जाएगा। कैपिटल गेन है, आपको फ्लैट रेट 20% देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? फ्लैट रेट 20% देना पड़ता है। फ्लैट रेट 20% देना पड़ता है। लेकिन बाकी इनकम आएंगे थोड़ी देर बाद, इस पर बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? यानी हम जो 2.5, 3 और 5 की बात कर रहे हैं ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इसका मतलब हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम नॉर्मल इनकम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस 2.5, 3 और 5 में ऐसी कोई इनकम शामिल नहीं कर रहे जिस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता हो। अब क्लियर है? कैलकुलेशन कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइन है, लेकिन कैलकुलेशन में भी अच्छा खासा हालत खराब करेगा, लेकिन 2 लाइन में अंदर आंसर खत्म हो जाता है, टॉपिक खत्म हो जाता है। क्या है 2 लाइनें? सुन लो। टैक्स ऑन इनकम एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल प्लस एग्रीकल्चरल। अच्छा जी, आपने एक काम कर रहे हैं, आप टोटल इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं। ये जो नॉर्मल इनकम आपकी है जो आपने कैलकुलेट की है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस प्लस क्लबिंग माइनस डिडक्शंस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड माइनस डिडक्शन, जो आया उसकी बात हो रही, नॉन एग्रीकल्चरल। हाँ या ना? प्लस एग्रीकल्चरल हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, लेकिन 5,000 से अधिक होनी चाहिए। इस पर टैक्स लगा दिया, माइनस कर दो। टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चरल इनकम।
बस 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 खत्म हो गया हिसाब। देखो ना कितना सिंपल चीज आई, टैक्स टू बी पेड। अभी इसके आगे भी बात करेंगे। क्लियर है ये? हाँ या ना? टैक्स लग गया एग्रीकल्चरल इनकम पे। एग्रीकल्चरल इनकम के साथ आपके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए था और एग्जेम्पशन लिमिट के साथ कितना टैक्स हटा दिया जाना चाहिए, जो बचा उस पर टैक्स दे दो। तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया यहां पर जिनका एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल दोनों इनकम है, और जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक लिमिट से ऊपर है, उनको पकड़ा गया ताकि वो लोग टैक्स दे सकें। 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं कि एक बंदा है जिसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख है और एग्रीकल्चरल इनकम 50,000 है और उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। कितनी? तो 3.5 लाख पर टैक्स निकाल लो। 2.5 लाख तक तो वैसे ही माफ है, 2.5 लाख तक तो वैसे ही माफ है, और 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक 10% है, तो कितना बचा 2.5 लाख के ऊपर? 1 लाख बचा। तो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। और मैंने कहा 2.5 लाख तो वैसे ही माफ है प्लस 50,000, 3 लाख का 2.5 लाख तो वैसे ही जीरो हो जाता है। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। हाँ या ना? कितने पर टैक्स देना पड़ेगा? 5,000। क्लियर है? अगर हम बात करें कि सर क्या ऐसे बंदे को एक्स्ट्रा टैक्स गया क्या जेब से, अगर ये इनकम नहीं जोड़ी जाती एग्रीकल्चरल इनकम, तो देखो ना 3 लाख उसकी इनकम थी, वैसे ही 2.5 लाख माफ किया जाता है। 50,000 का 10% कितना? 5,000। छोटे लोगों को तो वैसे ही माफ कर दिया गया। लेकिन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे टैक्स बर्डन आएगा। इस केस में टैक्स बर्डन नहीं है। इज इट क्लियर? पक्की बात है? बोलते क्यों नहीं? कोई दिक्कत? फिर से, आपकी इनकम कितनी है? 3 लाख। नॉर्मल इनकम कितनी है? और एग्रीकल्चर की इनकम कितनी है? अगर एग्रीकल्चर इनकम को माफ ना किया जाए, क्यों नहीं माफ करेंगे सर? इसलिए नहीं माफ करेंगे क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर है और 5,000 से ऊपर है, तो दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ दो और उस पर टैक्स निकाल लो। हाँ या ना? सर कैसे निकलता है टैक्स? 3.5 लाख का इनकम है तो उसमें से 2.5 लाख तो माफ हो जाता है, 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं आता। बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000। बात समझ में आई? तो ये 10,000 का टैक्स बन गया। यानी भूल जाओ कि वो एग्रीकल्चर इनकम है, जोड़ करके निकाल लो। माइनस कर दो जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको ले लो, उसमें प्लस कर दो 50,000 एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि इसको माफ करना है, इसको माफ करना है। 2.5 लाख पर टैक्स माफ कर दो। कितने? सॉरी 3 लाख पर टैक्स माफ कर दो। 3 लाख में 2.5 लाख वैसे ही माफ होता है, 50,000 का 10% 5,000 माफ कर दो, जो बचा वो टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल है। इसके बाद अब आपको देना है रिबेट एंड रिलीफ। क्या देना है? रिबेट एंड रिलीफ। और जब रिबेट देने की बात आएगी तो वहां पर एक सेक्शन हमेशा याद रखना, सेक्शन 87A। और ढंग से सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूं। सेक्शन 87A केवल और केवल एक इंडिविजुअल को मिलता है रिबेट। मैक्सिमम 2,000 रुपए की छूट। कितने की छूट? 2,000 की छूट मैक्सिमम है। अगर 1,500 का टैक्स है तो 1,500 पूरा छूट मिल जाएगा, 2,500 है तो 2,000 छूट मिल जाएगी, बशर्ते उसकी टोटल इनकम 5 लाख से अधिक ना हो। बशर्ते उसकी टोटल इनकम 5 लाख से अधिक ना हो तो उसको 2,000 का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? 87A का रिबेट केवल एक इंडिविजुअल को मिलता है, मैक्सिमम 2,000 तक मिलेगा और उसकी टोटल इनकम 5,000 से अधिक ना हो। चलो बात करते हैं अब डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे। हमने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये चैप्टर हम लोग का, लेकिन थोड़ी टेंशन आने वाली है। टैक्स रेट्स क्लियर हैं या नहीं? टैक्स रेट्स क्लियर है या नहीं? जितना मैंने बताया उतना क्लियर है या नहीं? है ना? बोलो बोलो। क्या नाम है? दीक्षा? शिल्पी नहीं, शिल्पी। हिमांशु। चलें चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर एक्स, बात ना करें बिल्कुल, अ रेजिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 15-16 प्रीवियस ईयर। उसकी जो इनकम है सैलरी की इनकम है, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, चलो टैक्सेबल इनकम लिख देते हैं, बोलो ना। सैलरी कैलकुलेट करके दी हुई है, कितनी? 2,30,000। और उसके अलावा कोई इनकम है? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी भी है 2 लाख, वो भी कैलकुलेटेड है क्या? अच्छा अच्छा, यानी हम लोग को मेहनत नहीं करनी। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन जयपुर 1,80,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम, इधर देख, एग्रीकल्चरल इनकम पाप पड़ेगा, क्या पड़ेगा? पाप पड़ेगा अगर आपने यहां पर इनकम दिखा दी तो। नहीं दिखानी, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर टोटल इनकम। मैंने कहा था टोटल इनकम का कभी हिस्सा बन ही नहीं सकता। अच्छा, इनकम कितनी है? 60,000। सर आपको कैसे मालूम? क्योंकि 1,80 इनकम थी और 1,20 खर्च था, तो इनकम कितनी हो गई? अच्छा, तो एग्जेम्प्ट कितनी हो गई? 60,000। तो टैक्सेबल कितनी? नील। बोलो ना, अब क्लियर है? पक्की बात है, ऐसे ही शो करना है। आप एग्जेम्प्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं। कॉम्प्यूट हिज, हाँ बोल लो, मत लिखो, हम तो आप लोगों को समझा रहे हैं, नहीं समझना चाहते काट डालो। चले, टोटल इनकम कितनी आ गई? अब आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो एज है एसएससी की 45 साल, यानी नॉर्मल एसएससी। टैक्स कैलकुलेशन करना जानते हो ना? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, अगर सुन लो इसी पर ही कैलकुलेट कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो तब आई जब पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस का कंसेप्ट आया। उसने कहा कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या 2.5 लाख से अधिक है? एज कितनी है? तो क्या 2.5 लाख से अधिक है? पहला, हाँ 2.5 लाख से। दूसरा, क्या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है? हाँ 5,000 से अधिक है। तो यहां पर हमारा सिस्टम लगेगा ये वाला नहीं, जी हाँ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पार्शियल इंटीग्रेशन सिस्टम। तो टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल 4,30,000 प्लस एग्रीकल्चरल कितना? 60,000। कितना आ गया? जरा 4,90,000 पे
फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, हाँ, रेस्ट कितना बचा एज एट द रेट ऑफ, कितना आ जाएगा 24,000 पक्का, माइनस टैक्स ऑन बेसिक लिमिट 2.5 लाख, 45 साल है, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम तो 3,10,000 पे। फर्स्ट 2.5 लाख पे लिल कि नील, रेस्ट 60,000 पे 6,000, कितना आ गया 18,000। इसी के आगे टू बी कंटिन्यूड है 18,000। अब आते हैं रिबेट देंगे नहीं देंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हाँ या ना? मैक्सिमम 2,000 दे सकते हो वो तब जब इसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से, तो क्या मिल जाएगा 2,000। तो टैक्स लायबिलिटी 16,000 प्लस एजुकेशन सेस एंड एसएचई एज एट द रेट ऑफ 3% 480, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी। नहीं समझ में आई बात? एक मिनट देते हैं, नोट करें। सर एक बात बताइए, आपने तो ये फालतू का झंझट पैदा करवा दिया। अगर हम इस पर प्लेन टैक्स लगाए होते नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, तो भी हमारा टैक्स 18,000 आता विदाउट यूजिंग द एग्रीकल्चरल इनकम अंडर द टैक्स प्रोसेसेस। लेकिन ऐसा नहीं। 2 मिनट के लिए सपोज करो, क्या करो, सपोज करो कि ये इनकम 430 न होकर 530 है, तो ये कितना हो जाता, ये कितना हो जाता, चलो टैक्स कितना बनता, 2.5 लाख का 10% 25,000 और 90,000 का 20% 18,000, टोटल टैक्स कितना बनता 43,000, हाँ या ना? और माफी कितनी मिलती, 2.5 लाख प्लस 60 3,10,000 पे 6,000, कितना आता टैक्स, कितना लगता
37,000। और अगर इस पर प्लेन प्लेन टैक्स लगता तो क्या 37 आता, जरा देख लेते हैं। 5 30 पर 2.5 लाख पर माफ, और 2.5 लाख पर 10 25, और 30 पर 6 31,000 रुपए टैक्स बनता। आई दादा, सरकार ने एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स ले लिया, 6,000 रुपए ले लिया 60,000 पे, यानी 10% का नॉर्मल रेट का उसको फायदा हो गया, पता भी ना चला। अगर 5 लाख तक की इनकम थी तो पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार को टैक्स मिल रहा है या नहीं पता चल रहा था, नहीं पता चल रहा था, क्योंकि दोनों बराबर आ जा रहे थे नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, और एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ने के बावजूद ये टैक्स बराबर आ जा रहा था। लेकिन ये उस समय आ जाएगा टैक्स जब हमारे स्लैब रेट चेंज हो जाएगा। तो इज इट क्लियर? चलें आगे, वापस आते हैं इस चीज पर कि अगर इसकी एज कितनी रहती, एज कितनी हो जाए, 45 की जगह 70 हो जाए, तो सुन इधर, 430 490, 490 पर कितना आया था इनकम पर, 490 में अब 3 लाख माफ करो, कितना माफ करो, फर्स्ट 3 लाख नील, रेस्ट कितना बचा, 190 का 10%, यही आएगा। माफ करो 3,60,000, 3 लाख प्लस 60,000 कितना, तो 3 लाख तक नील है, और 6,000 कितना आ गया, 13 नहीं 13, ठीक, ये कितना आ गया, और 5 लाख के अंदर है, कितना आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। नोट कर लें, पूरा आंसर नोट करेंगे। इफ द एसएससी हैज अ एज ऑफ 70 ईयर्स, पूरा आंसर नोट करेंगे।
चलो एक काम करते हैं, अगर ये केस फर्म या कंपनी का होता, किसका? फिलहाल सैलरी नहीं होती, लेकिन मान लेते हैं अगर ये केस कंपनी या फर्म का होता तो जितनी भी इनकम आती 4,90,000 दैट वुड बी आर नॉर्मल इनकम एंड वुड चार्ज टू टैक्स एज एट द रेट ऑफ 30% प्लेनली। और चूंकि 5 लाख से कम है तो उसको क्या मिल जाएगा? केवल इंडिविजुअल को मिलता है, एचयूएफ को भी नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? पक्की बात है। अब समझ में आ गया फर्म और कंपनी में क्या करेंगे, सीधे सीधे 30% टैक्स लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. 30% of the sugarcane produce is sold for rupees 10 lakhs. अच्छा, ये मैंने sugarcane ग्रो किया है और जितना भी आया है उसका 30% सोल्ड इन द मार्केट। कितने में? 10 लाख में। अरे बोलना। अच्छा, आगे कहता है एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 lakhs, और इस पर एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 5 लाख। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन, बट ऑब्वियस है बैलेंस 70% की बात कर रहा होगा, 14 lakhs। कितना? 70% पर कितना खर्चा है? 14 lakhs। और आगे बोलता है एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 lakhs, यानी फेयर मार्केट वैल्यू 22 lakhs। हमने इसको बेचा नहीं है। आफ्टर इनकरिंग 1.5 lakhs इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, ये तो हमने मार्केट में सेल कर दिया, लेकिन ये शुगर केन अभी हमारे पास बचा हुआ है, इसको मैंने फर्दर प्रोसेस किया। क्या किया? और इस पे फर्दर प्रोसेस करने पर कितना लग गया? 1.5 lakhs। अच्छा, द शुगर वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 25 lakhs। क्या निकल करके बाहर आया? और इसको हमने सेल कर दिया। अब हमें मालूम है कि तुम लोग जवाब टपाक से दो दोगे, माइनस कर देंगे फर्दर एक्सपेंसेस जो इसका खर्चा है, माइनस कर दोगे। अब गन्ने से रिलेटेड कोई भी इनकम और खर्चा नहीं दिखाओगे, बल्कि ये मान लेंगे ये गन्ना हमने खरीद लिया। बजाय खर्चा और प्रॉफिट दिखाने के हम ये मान लेंगे ये गन्ना हमने खुद में यूज कर लिया। माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन यूज्ड, कितने में? बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? और ये बिजनेस इनकम है ना, दिस इज योर आंसर। तो सर एक बात बताइए, अच्छा क्या है? मिस्टर बी है ना। अब एक बात बताओ, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो गई? कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। 30% सेल कितने में? माइनस कॉस्ट कितनी? ये हो गया ए। 70% की बात करते हैं, मार्केट वैल्यू अपने आप को ही बेचा, कितने में? माइनस कॉस्ट 14 lakhs, 8 लाख। बी, टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई? दिस इज योर आंसर। और ये 100% एग्जेम्प्ट है। डेढ़ लाख तो आपने इस पर माइनस कर दिया ना शुगर से। देखो इधर 3 चीजें हैं सामने। पहला 30%,
70%, 70%। ये एग्रीकल्चर है, ये बिजनेस एक्टिविटी है, हाँ या ना। सेल कितने में किया? 10 लाख में। सेल अपने आप को ही किया। जब 22 में सेल किया है तो 22 में खरीदा होगा। जब 22 में सेल किया है तो 22 में खरीदा होगा, हाँ या ना। माइनस कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट, अब क्या दिक्कत है? इसको बेचा कितने में? निकाल लो इनकम। ये 5 और ये 8 टोटल मिलाकर वो आ गया, ये आ गया। क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई? फर्दर प्रोसेस, आपने शुगर केन को शुगर बनाने के लिए जो खर्च किया, दिस इज योर बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर आप मार्केट से शुगर केन खरीदते हो और प्रोसेस करते हो तो क्या एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस है? तो बात खत्म। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। थोड़ी स्पीड मेंटेन करें। And the last question of this chapter is question number 3. अब बस और नहीं, हटा रहे हैं। चलो, मिस्टर सी, बात ना करो भाई। मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। रबड़ का काम कर रहा है, तो तुम लोग को मालूम है रबड़ में 35% एग्रीकल्चरल होता है। अच्छा, 35% हमारा। ये मैंने एक चार्ट आपके असाइनमेंट में नीचे दे दिया है, उसको इंपॉर्टेंट नोट करके लिख दें। इसमें कुछ लिखा नहीं है, फॉर गॉड सेक इसको इंपॉर्टेंट लिख दें, इंपॉर्टेंट नोट लिख दें, ठीक है ना। These are then sold in the market for ₹30 lakhs। कितने में बेच दिया? 30 लाख में बेचा। The cost of growing is 10 lakhs and that of manufacturing latex is 8 lakhs। तो 10 लाख और 8 लाख टोटल 12 लाख खर्च हुआ और 30 लाख में बेच डाला, तो कमाया कितना? 12 लाख ना। 30 में से 18 जाता है तो शायद 12 बचता है। एज फॉर एज आई थिंक, जैसा कि मुझे बचपन पढ़ाया गया था कि 30 में से 18 जाता है तो 12 बचता है। हाँ, तो सुन लो। और कहा गया यहाँ एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल को भूल जाओ, पहले तो ये निकाल लो व्हाट इज योर टोटल इनकम। द इनकम, नेट इनकम कम्स टू ₹12 lakhs।
Now we will bifurcate it between the agricultural and non-agricultural. Agricultural and non-agricultural. Yes, you can see it. कि business और normal, not taxable income और non-taxable income. Your agricultural income will be the 65% of the 12 lakhs. तो 12 लाख का जो 65% होगा वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा. तो सेल ऑफ लेटेक्स कितने में सेल हो रहा है? 30 लैक्स में, माइनस कॉस्ट टोटल एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल 18 लाख. तो इनकम 12 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम 65% ना. इधर और इधर बताओ कितना आएगा? खुश. मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने दिया है उसको मैं आपको नहीं करवाने जा रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रचुर मात्रा में टैक्स रेट्स का यूज़ होगा. यानी जब तक आपके टैक्स रेट्स क्लियर नहीं होंगे 100%, तब तक शायद इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी. दिक्कत इसलिए आएगी, मैं हिंट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को कराने नहीं जा रहा. मैं हिंट दे देता हूँ, शायद कभी और किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, बाद में कभी मौका मिला तो इस क्वेश्चन को कराएंगे. अगर हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करें और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करें, ढंग से सुनना, इसकी इनकम है 2,40,000 नॉर्मल इनकम, प्लस कैपिटल गेन इसका है 30,000. बात समझना. और इसका भी यही है 2,40,000 और 30,000. अगर हम लोग टैक्स रेट्स की ओर ध्यान दें तो 2.5 लाख तक, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, 2.5 लाख तक माफ होता है और उसके ऊपर का टैक्सेबल होता है. अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मल इनकम 2.5 लाख एग्जम्पशन लिमिट नॉर्मल इनकम के ऊपर लगता है. थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, यानी उसमें फ्लैट रेट वाला शामिल नहीं होता. लेकिन जरा 2 मिनट ढंग से सोचो तो क्या 30,000 का 10,000 रुपए इसमें चला जाना चाहिए या नहीं? माफी के लिए, माफी के लिए चला जाएगा. बस यही चीज बतानी थी कि 10,000 रुपए यहां से कट जाएगा, भले ही स्लैब रेट फिक्स क्यों ना हो, और वो इसमें चला जाएगा क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी कितनी होती है. अब कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना हो जाएगा, और इसका नॉर्मल टैक्स रेट अगर लॉन्ग टर्म है तो कितना रहेगा. लेकिन ये बेनिफिट नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलता. सेम यही बेनिफिट जो अभी तुम लोगों ने कहा वो इसको नहीं मिलता. 2,40 तक माफ, इसका सीधे 30,000 का 20% टैक्स लग जाता है. लेकिन अगर इस कैपिटल गेन के बजाय लॉटरी की इनकम होती, कोई भी केस हो, उस पर फ्लैट रेट लगता है. इज इट क्लियर? तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में शायद इसका यूज होगा, छोड़ देते हैं उसको. क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से बिल्कुल आराम से हो जाएगा, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फर्म और कंपनी के केस में क्या किया जाता है. सीधे सीधे फ्लैट रेट, चाहे एग्रीकल्चरल हो नॉन एग्रीकल्चरल हो, टोटल का 30% टैक्स रेट लगा देना. क्लियर है? थैंक यू बच्चों. कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे.